नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि इसके तहत 2 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 1-1 लाख रुपए की पहली किस्त डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्य आयोजन इसमें होगा, जहां पर मुख्यमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। ये कदम पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने, निर्माण कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में घर बनाने के लिए पैसा ये दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में भी जहां पक्के घर बनाने के लिए 1,30,000 रुपए तक दिए जाते हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहर में भी अलग अलग कैटेगरी में 2.5 लाख रुपए तक सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2.67 लाख रुपए तक के ब्याज की सब्सिडी मिलने का भी प्रावधान है। यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव के आज के इस उद्घाटन सत्र में मेरे साथ यहां पर उपस्थित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी, सचिव भारत सरकार श्री मनोज जोशी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन से अमित कुमार घोष जी, औषधि महानियंत्रक भारत सरकार डॉक्टर राजीव रघुवंशी जी, सलाहकार उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवधी जी, चीफ कॉमर्शियल ऑफिसर विप्रो जी श्री राघवेंद्र राव जी, आज के इस यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के ही सलाहकार श्री केबी राजू जी, डॉक्टर जीएन सिंह जी, यमुना अथॉरिटीज के सीईओ श्री आर.के. सिंह जी, उद्योग जगत के हमारे प्रतिनिधिगण श्री सौरभ गर्ग जी, सुनील खुराना जी, जीबी सुब्रमण्यम जी, CRS कंवर जी, श्री योगपाल सिंह जी, श्री ऋषि शर्मा जी, डॉक्टर मनीष से राजद, श्री विवेक बीरवान जी, विभव गर्ग जी, राजीव छिब्बर जी, पवन चौधरी जी, और इस फील्ड से जुड़े हुए हमारे सभी अन्य सहयोगीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रथम हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। मैं इसलिए भी आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये कॉन्क्लेव 19 जनवरी से प्रारंभ होनी थी, लेकिन मुझे 19 जनवरी को एक विशेष
कार्यक्रम में दिल्ली में मौजूद रहना है, इसलिए मैंने आग्रह किया था कि अगर 18 जनवरी को इसका शुभारंभ हो जाए तो मुझे भी इस आयोजन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। और आप सब ने मेरे अनुरोध स्वीकार किया। इतने बड़े पैमाने पे आप यहां पर एकत्र हुए और भी तब जब कल से आपने देखा होगा कि विजिबिलिटी मॉर्निंग के समय में काफी कम रह पा रही है। उन स्थितियों में भी आप सबकी उपस्थिति हम सबको उत्साहित करती है। मैं इसके लिए हृदय से आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए आपका वंदन भी करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। याद करिए, प्रधानमंत्री आयुष्मान की सुविधा जब तक नहीं थी तब तक अगर किसी परिवार में कोई बच्चा बीमार होता था या परिवार का कोई सदस्य बीमार होता था तो पूरा परिवार कांप उठता था। हम लोगों ने 2014 के पहले ऐसे परिवारों को देखा है कि परिवार में कोई बच्चा बीमार हुआ, पूरा परिवार उस बच्चे का उपचार करने के लिए आता था। पैसा समाप्त होता था, उसके बाद उस बच्चे को लेके जाते थे या उस बीमार व्यक्ति को वापस घर लेकर के चले जाते थे, क्योंकि तब न सरकार के स्तर पर कोई सहयोग होता था और न ही उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में स्वास्थ्य की सुविधा इतनी मजबूत ही थी। लेकिन पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन,
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ परिवार, 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। इसके परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस हुए परिवर्तन का परिणाम है कि मातृ मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, संस्थागत प्रसव को नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की। अब चलिए खबरों में आगे बात उन्नाव की करते हैं, जहां पर शुक्लागंज क्षेत्र में गंगा नदी का भीषण कटान लगातार लोगों की चिंता यहां पर बढ़ाता जा रहा है। बीते 1 महीने से जारी इस कटान ने शिव पांडा घाट सहित कई ऐसे इलाके जिन्हें अपनी चपेट में ले लिया है। हालात बिगड़ते देख सिंचाई विभाग काफी सक्रिय हुआ है। शनिवार को अधीक्षण अभियंता ओपी वर्मा ने भी उनके नेतृत्व तकनीकी टीम ने मौके पर निरीक्षण कर कटान की स्थिति का आकलन किया। अधिकारी टीम की रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर तैयार कर बाढ़ समिति जो है उसे भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने जल्द ठोस कार्रवाई की मांग भी की है। ऐसा है, अभी हम दौरा करने आए हैं और इन लोगों को निर्देश दिया गया है कि इसका अगर का क्रॉस सेक्शन और इसकी जो है लंबाई चौड़ाई सब ले करके एक परियोजना बना करके जो है मुख्यालय को प्रेषित किया जाए और मुख्यालय से जो है इसकी स्वीकृति के उपरांत अग्रिम। अब चलिए खबरों में आगे बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में थाना कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम अवैध हथियार तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हासिल की है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने अवैध बेचने वाले 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद की हैं। पूछताछ में ये खुलासा भी हुआ है कि वो राजस्थान से हथियार लाकर मथुरा जिले में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस गिरोह से जुड़े हुए अन्य आरोपियों की भी तलाश पुलिस यहां पर कर रही है। जहां पर आपको बता दें कि इस गिरोह में कितने सदस्य हैं, इसको लेकर छानबीन भी पुलिस की तरफ से की जा रही है। कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि 2 लड़के अवैध पिस्टल बेच रहे हैं। जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पता चला कि ये 2 लड़के थे, एक का नाम पेंडू था और दूसरे का नाम अक्की डॉन था। ये लोग पिस्टल बेच रहे थे और इनसे 4 पिस्टल बरामद की गई है और पूछताछ पर पता चला है कि एक बड़े गिरोह के लिए काम करते हैं जिसमें ये पिस्टल राजस्थान से आती है और ये लोग कई लोग हैं जो इस पिस्टल को आगे बढ़ाते हैं। अब चलिए खबरों में बात करते गाजियाबाद की, जहां पर गाजियाबाद में एनसीईआरटी की नकली किताबों के कारोबार का बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच एनसीईआरटी की संयुक्त कार्रवाई ने भी यहां पर एक प्रिंटिंग यूनिट पर छापा मारा। करीब 32,000 पायरेटेड किताबें यहां पर जब्त की गई हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध छपाई में इस्तेमाल की जा रही बड़ी प्रिंटिंग मशीन, एल्यूमिनियम प्लेट्स, कागज के रोल, स्याही भी बरामद की गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि किताबों की छपाई बिक्री कानूनन अपराध है और इससे छात्र पढ़ाई पर नकारात्मक असर पड़ता है।
तो गोदाम पर नकली किताबों का ये भांडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर ये बड़ी मात्रा में यहाँ पर नकली किताबें बरामद की गई हैं। 32,000 इनकी संख्या है। आपको बता दें कि गोदाम पर नकली किताबों का ये भंडारण पकड़ा गया है। ऐसे में अब आगे की कार्रवाई भी इसको लेकर की जा रही है। उधर कानपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर शादी की बात से प्रेमिका ने इनकार कर दिया तो प्रेमी ने जान दे दी। आपको बता दें कि बताया यह जा रहा है कि दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन जाति अलग होने की वजह से लड़की के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया था। इस बात को लेकर लड़के को घर में कई बार समझाया भी गया। इतना ही नहीं, लेकिन लड़का नहीं माना। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर उत्तर प्रदेश के महोबा में राज्य कर विभाग द्वारा जीएसटी पंजीकरण बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यालय स्थित सेवायोजन सभागार में इस कार्यक्रम में अधिकारियों ने छोटे उद्यमों से जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने, शासन द्वारा जीएसटी में किए गए बदलावों का लाभ उठाने की अपील की है। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों की समस्या सुझाव भी सुने गए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि जीएसटी 2.0 अभियान के तहत छोटे व्यापारियों के लिए साल में एक बार रिटर्न भरने की सुविधा दी गई है, जिससे कि कर प्रक्रिया आसान हो सके। आज शासन के डायरेक्शन में ये मुख्य व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये पूरे प्रदेश में आयोजित हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि व्यापारी और विभाग के बीच एक सामंजस्य की स्थिति पैदा की जाए। जो उनके अंदर डाउट हैं, जो आजकल न्यू जीएसटी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, रेट ऑफ टैक्सेस में आई है और उनका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जाना है, तो इसके लिए एक ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिससे उनके अंदर जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है, उनको दूर किया जा सके। व्यापारी संवाद सम्मेलन रखा गया था, जिसमें हम लोग से समस्याएं पूछी गई और अपनी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने बताया। कुछ समस्याएं हमारी पट्टा धारकों को लेके, क्रेशर यूनियन की लेके कुछ समस्याएं जीएसटी में थी, जिसमें प्रमुखता से एक आरसीएम टैक्स हम लोग का जमा होता है, उसका कोई अभी के लिए प्रावधान नहीं है कि उसका रिफंड कब आएगा या किस तरीके से हम लोग को जमा करना है। उसके बारे में हमने इनसे बताया है, जिसके लिए एक प्रत्यावेदन बना के देंगे। इस पर ये लोग विचार करेंगे और दिल्ली भेजेंगे। दूसरी समस्या हमारे यहाँ थी बिक्री रेट को लेके। जो हम लोग बिक्री रेट करते हैं, विभाग का मानना है कि इससे और अधिक 5 गुना पे बिक्री रेट करो, जो कि गलत है। तो उसके बारे में भी हमने इनको पूरी जानकारी बेसिक से दी है। व्यापारी संवाद सम्मेलन का आयोजन इस सेवायोजन कार्यालय के सभागार में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य 2 थे कि सबसे लोगों को प्रेरित करना कि अधिक से अधिक लोग जीएसटी के अंतर्गत पंजीयन कराएं, साथ ही जो अभी जो जीएसटी के दर में कमी की गई उसका क्या लाभ व्यापारियों को मिला है वो बताना था, जिससे कि अधिक से अधिक छोटे व्यापारी पंजीयन करा करके इसका लाभ उठा सकें। साथ ही जो भी कुछ समस्याएं या नीतिगत या लोकल स्तर पर व्यापारियों के द्वारा बताया गया, उसको यहाँ पर नोट किया गया। जो यहाँ से समाधान हो सकते हैं उनका समाधान यहीं से किया जाएगा। जो नीतिगत मामले हैं उसे हम लोग शासन स्तर पर रेफर करेंगे और उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देख रही है एचएनएन न्यूज। नमस्कार।